सो इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। आज हमारे पास क्या टॉपिक है? इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे। इकोनॉमी का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल थिंग्स वेयर वी प्रैक्टिस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास आर्थिक गतिविधियां, एक होगी आर्थिक नीतियां। ठीक है, जो हम आर्थिक नीति या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं वो हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, और जो आर्थिक गतिविधियां है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो हम इकोनॉमी में परफॉर्म करते हैं। ये दो तरह से रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि इकोनॉमिक्स, दूसरा हमारे पास इकोनॉमी रहेगा। क्या रहेगा? इकोनॉमी रहेगा। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं। और अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इट इज द प्रैक्टिकल वर्क और एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच क्या डिफरेंसेस है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर है और ये क्या है? प्रैक्टिस है। मतलब कि जो हम पॉलिसीज बना के, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई डिमांड के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? डिमांड के बढ़ने से ठीक है, मतलब क्या होगा? डिमांड के बढ़ने से सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन इसमें घटने का क्या होता है? प्राइस के साथ ऑपोजिट होता है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा? हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर में। इसके लिए कौन सी थ्योरी थी हमारे पास इकोनॉमिक्स में? यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा हमने यहाँ पे। क्या पढ़ा? कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, और इस कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा कि कंज्यूमर कैसा होता है? रैशनल होता है। ये हम मानते हैं कि कंज्यूमर कैसा है? रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या? तर्क शक्ति वाला है, जो अपने लिए सही और गलत का चुनाव सही तरीके से कर सकता है। ये हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन, है ना। और दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर हम ये देखते हैं कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मेजरली तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी। हम किसकी देखेंगे? प्राइस के ऊपर। और बाकी अदर फैक्टर भी है, मार्केट के अदर फैक्टर्स भी आते हैं। दूसरा हम इसमें क्या देख रहे हैं कि प्राइस इज द मेजर कंसर्निंग इशू। ठीक है, टू रेज द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, किसके लिए? सप्लाई और डिमांड के लिए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के लिए। और इन सब चीजों को हम कहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं? हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं। इकोनॉमी के अंदर हम क्या देखते हैं? जैसे ही इन्फ्लेशन राइज करता है, सपोज करो कि यहाँ पे एक जगह मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? ये प्राइस रखिए। प्राइस किसका रखा मैंने? ये दो थिंग्स है। इधर कौन सा पैरामीटर है? क्वांटिटी वाला इधर है। ठीक है, प्राइस वाला। ठीक है, और कॉमोडिटी कौन सी हमारे पास? एप्पल। ठीक है, कौन सी है? एप्पल। ठीक है, इसको रखा। तो सपोज करो कि ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से प्राइस बढ़ रहा है। ये प्राइस वाला है कि 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ पे क्वांटिटी है 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह से कर दिया 2, 4, 6, 8, 10। अब जब प्राइस 5 था, सपोज करो 5 था, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी परचेज की जा रही थी? 10 की जा रही थी। और प्राइस हो गया 10, तो क्वांटिटी परचेज की जा रही है 8। 15 पे की जा रही है 6, और 20 पे की जा रही है 4, और 10 पे की जा रही है ये, मतलब कि 25 पे की जा रही है 2। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम बनता है इसका डिमांड एंड प्राइस का, वो कैसा बनता है? मतलब कि डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, इसका जो आपके पास यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बना, वो कैसा बना? डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना ये? क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गई उसकी डिमांड कम होती गई। ठीक है, मतलब कि और दूसरा क्या बनेगा कि जैसे जैसे कीमतें घटती जाएगी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास यहाँ पे 25 है डिमांड, यहाँ पे कितनी है? 25 डिमांड है। तो 25 की डिमांड पे आप मान लो कि यहाँ पे कितने यूनिट ले पा रहे हैं? 2 यूनिट ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ना, 25 रुपए में आपको 2 सेब मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ 2 ही खा पा रहे हैं। लेकिन जब आप के पास प्राइस इसका मान लो कि 5 है, तो आप कितने सेब खरीद पा रहे हैं? आप 10 सेब खरीद पा रहे हैं।
कितने खरीद पा रहे हैं 10। तो इसके मतलब कि आपको ज्यादा कम पैसा देके ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब क्या बना कि जो आपका डिमांड कर्व हो, इंडिफरेंस कर्व होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कैसे होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन। तो ये आपका यहाँ पे सवाल भी आता है पेपर में, जैसे आपका टीजीटी है, पीजीटी है, जेबीटी है, उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि जो आपका सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व होता है या इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि भाई वो क्या कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, या आप पूछ सकते हैं, ठीक है, टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपने ये भी याद रखना कि इट इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये इसमें की पॉइंट आ गए इकोनॉमी में। और दूसरा, हम जब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई, ये दो हमारे पास है मेजर फैक्टर है इकोनॉमी में। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी है ना, जो भी है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब कि इससे संबंधित जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्राइस के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसे सपोज करो कि मैंने बात करी यहाँ पे कि मैंने सोप की बात कर दी या टूथपेस्ट की बात कर दी। टूथपेस्ट मान लो कि पतंजलि मिल रहा है हमें 40 रुपए का 100 ग्राम, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें पेप्सोडेंट मिल रहा है 50 रुपए में 100 ग्राम। तो कंपैरेटिवली हम इसको कंपेयर भी तो कर रहे हैं कि भाई हम कौन सा ले, पतंजलि का लेते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक है या स्वदेशी है, इस तरह कई फैक्टर इसमें काम कर सकते हैं ना। तो इसमें भी कंपैरेटिव हम स्टडी करते हैं कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मतलब उससे संबंधित जो दूसरी वस्तु की कीमत है, अगर वो कम है तो हम उसकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं, है ना। फिर तीसरा इसमें क्या आ जाएगा? प्राइस डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये भी आ जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि उसका टेस्ट कैसा है। सपोज करो कि यहाँ शिमला के अंदर जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट है कि वो पतंजलि ज्यादा यूज करते हैं, और अगर मान लो कि हम चले जाए चंडीगढ़, हो सकता है कि वहां पे पेप्सोडेंट का ज्यादा जमाना हो, है ना। या साबुन की बात करें, यहाँ पर लोकल में मान लो कि कोई फैक्ट्री है उसका ज्यादा यूज हो रहा है और कुछ लोग दूसरी चीजों को यूज कर रहे हैं। ऐसे होता है ना टेस्ट के कि जैसे मान लो कि हमारे को चाय ज्यादा पसंद है, हम चाय ज्यादा पीते हैं, और कुछ लोगों को कॉफी ज्यादा पसंद होती है। हाई क्लास में, एलीट क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा थोड़ा सा एडवांस मिलेगा कि भाई वो सुबह क्या लेंगे, जूस एंड वगैरह ले लेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे, फ्रूट लेंगे, इस तरह से उनका नाश्ता होता है। और हमारा नाश्ता कैसे होता है? दाल चावल सब्जी से, ठीक है, हमने वो ठूस दिया और चल पड़े, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इसमें मेजर फैक्टर है डिमांड के लिए। तीसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, मतलब कि नेक्स्ट जो भी है फोर्थ पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी इसमें मेजर फैक्टर प्ले करता है डिमांड को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरी डिमांड ज्यादा रहेगी, इनकम कम है तो मेरी डिमांड भी कम रहेगी। कंपैरेटिवली मैं उतना डिमांड नहीं कर पाऊंगा जितना कि ज्यादा इनकम के होने पे। जैसे सपोज करो कि अगर मेरी इनकम सडनली राइज हो जाती है, सपोज करो मेरी इनकम अभी 1 लाख रुपया हो जाती है, तो 1 लाख होने पर मैं क्या करूंगा? मैं तो फटाफट से पहले तो अपने 3 BHK देखूंगा, है ना, कि चलो बढ़िया स्टैंडर्ड करते हैं, फिर एक गाड़ी देखूंगा 20-30 हजार जिसका EMI जाए, मतलब कि 50-60 हजार रुपया मैं मंथली एक्सपेंडिचर में लगा दूंगा, फिर 50-60 हजार रुपया मैं अपनी सेविंग में रख लूंगा। ऐसा ही करते हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट पर्सन कि भाई 50% सेविंग, 50% एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। पर जो गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या करता है? उसका तो 80% एक्सपेंडिचर, 20% बचता है, वो भी अगर बचा तो, नहीं तो 100% का एक्सपेंडिचर में भी जाता, सेविंग नहीं होती है ना, ये चीजें रहती है। ये हमारे पास यहाँ पे की फैक्टर ऑफ द डिमांड है। सप्लाई के लिए क्या है? सप्लाई के लिए क्या है? डिमांड नहीं, सप्लाई को डिटरमाइन क्या करता है? सप्लाई को डिटरमाइन क्या करेगा? प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। पहला क्या रहेगा? अगेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तो रहेगा ही रहेगा, पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी
अगर मान लो कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस क्या है इसमें दोनों के बीच, आप बोलेंगे कि सर डिमांड के लिए भी है सप्लाई के लिए भी। यहाँ पर डिमांड प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि प्राइस के इंक्रीज करने से आपकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ सप्लाई साइड में प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी, और प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज करेगी। तो यानी कि अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस आपके पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, ये आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो डिमांड का रिलेशन है प्राइस के साथ वो इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो इसका कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसका पॉजिटिव रिलेशन है, इनवर्स नहीं, ऑपोजिट नहीं है, इसका पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। ठीक है, इसका आएगा इस तरह का रिलेशन। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम अगर बनाने की आप कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ये सपोज करो कि यहाँ पे मैं प्राइस मेजर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताओ इसके लिए सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम बनेगा तो वो कैसे बनेगा, है कुछ आइडिया? हाँ जी, जैसे मैंने वो बनाया था अभी, ये वाला तो ऐसा बना था हमारे पास, यहाँ पे देख लो इस तरह से। अब इसके लिए कैसे बनेगा, ये लाइन ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल खड़ी, ऐसे, हाँ वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल बनेगी। चलो ठीक है, तो इसका जो लाइन बनेगा वो पता कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लो कि ये प्राइस है, ये 2 है, फिर मैंने यहाँ पे प्राइस 4 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कैसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कर दी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो प्राइस अगर 2 है तो इसकी क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही है, 1। और अगर प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में कितनी की जाएगी, 4। कितनी की जाएगी, 4, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो अब नई फैक्ट्री, मान लो कि यहाँ पर शिमला की बात करूं मैं, कि अगर इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम रन कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में मान लो कि 50 बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, और दूसरा आदमी मेरा दोस्त है वो भी देख रहा है कि भाई इसमें तो अच्छी इनकम आ रही है, अच्छी इनकम आ रही है और प्राइस भी बढ़ रहे हैं लगातार। इसके मतलब कि पैसा बढ़ रहा है कोचिंग इंडस्ट्री में। फीस पहले मैं 10,000 लेता था, 15 लेता हूँ, फिर 20 लेता हूँ, फिर 30 ले रहा हूँ, 40-50,000, ऐसे ये लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी कंपनी भी और फैक्ट्री भी तो इन्फ्लुएंस होगी, वो भी उस मार्केट में आएगी। अब आपने कार बाजार में देखा, पहले होती थी मारुति एक कार, अब होती है, अब पता नहीं बहुत सारी कारें आ गई। अब तो ऐसे ऐसे नाम आ गए, किया, सोनेट, या जो कोई पहले हमने नहीं सुने थे आज से पहले 10-15 साल पहले, तो सिर्फ यही होती थी, मारुति थी होती थी, या दूसरी कोई टाटा होती थी, ऐसे 2-4 कंपनी के नाम ही सुनते थे। आज डेट में हजारों कंपनियां आ गई है मार्केट में, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सप्लाई देने के लिए ये नहीं है कि भाई एक ही फैक्ट्री अपना इतना एक्सपेंशन करेगी, नहीं, और भी इसमें कंपनी आ गई, तो इसलिए ये सप्लाई इंक्रीज करेगी। फिर इसमें और ज्यादा अगर प्राइस बढ़ते हैं तो और ज्यादा इसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे तो और ज्यादा इसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो इसका सप्लाई कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। और अभी हमने डिमांड कर्व कैसे बनाया था, वो ऐसे बनाया था। कैसे बनाया था, इस तरह से बनाया था। और जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, संतुलन का बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब संतुलन का बिंदु कैसे बनेगा, ठीक है, बाजार का संतुलन, बाजार का संतुलन, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बाजार का संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका जहां पे आपके पास मार्केट की डिमांड भी दो तरह की, इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड होती है, दो तरह से रहती है। अभी यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट डिमांड में जहां पे आपकी डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, संतुलन का बिंदु कहेंगे। ये हमारे पास है पॉइंट ई है, और ये हमारे पास क्या है, डी डी है, डिमांड कर्व है। ये क्या है हमारे पास, एस एस है, सप्लाई कर्व है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें बारीकी से, तो आप क्या देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं अगर इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ या इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सप्लाई इस पॉइंट पे हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट पे, यहाँ पे
ये सप्लाई वाला पॉइंट है और ये डिमांड वाला पॉइंट है। और ये हमारे पास P0 है, ये हमारे पास P2 है और ये P1 है। P1 का मतलब है कि जब प्राइस ड्रॉप हुआ, प्राइस ड्रॉप होने की वजह से सप्लाई पीछे हट गई। मैंने तो बताया कि जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। अब प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई यहाँ पहुंच गई और डिमांड यहाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड तो कम होती है लेकिन सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस के घटने से सप्लाई कम होती है जबकि डिमांड बढ़ती है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई डिमांड यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, मतलब कि ये सप्लाई है। सप्लाई इस पॉइंट पे मान लो कि ये क्वांटिटी सप्लाई की दी जा रही है, मान लो कि ये क्वांटिटी यहाँ पे 2, 4, 6 और 8, मान लो कि इसको हम 10 कर लेते हैं, 10, ठीक है। और जब यहाँ पे प्राइस 2 हुआ तो इसकी जो सप्लाई है वो 10 हो जाती है, और जब प्राइस 1 होता है तो इसकी जो डिमांड है वो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है ना। इसका मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से हम इसको प्योरली प्रूव कर पाते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर में कि जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा, यानी कि किसी चीज के प्राइस के इंक्रीज करने से उसकी डिमांड तो डिक्रीज होती है। ये प्रूव हो गया नहीं यहाँ से हमें डायग्राम से। और अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे समझ आती है। क्लियर? ये वाला पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई, और पेपर में भी बार बार पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। फिर इसके बाद हमारे पास बजट लाइन आती है। एक वर्ड और है हमारे पास यहाँ पे, वो क्या है? बजट लाइन। एक वर्ड और है इकोनॉमिक्स में, दैट इज द बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? व्हाट इज द बजट लाइन? बजट लाइन क्या होती है ये बताओ। बजट लाइन है कि एक ऐसा एस्टिमेटेड लाइन या इनकम लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जहां पर कंज्यूमर गुड्स के डिफरेंट बंडल को इस तरह से चूज करता है कि उसको हर प्रोडक्ट से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सके। मतलब कि अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट खर्च करने के बाद उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलनी चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मैंगो और एप्पल की बात कर रहा हूँ, दो मेरे पास है यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। अगर मान लो कि इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ बजट लाइन के इसमें रेफरेंस में, तो ये मेरे पास एक कोई डायग्राम है और ये मेरी यहाँ पे क्या है? बजट लाइन है, बजट कांस्टेंट या बजट लाइन, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए ये कुछ अलग अलग यहाँ पे बजट कांस्टेंट हो सकते हैं। आदमी कहीं पर भी इसमें संतुलन में आ सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो इसमें पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एप्पल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? मैंगो है सपोज करो। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी है 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे मैंने कर दी इसकी क्वांटिटी मान लो कि 1, 2, 3, 4, इस तरह से कर दी। तो ये जो बंडल है यहाँ पे कितना क्वांटिटी ली जा रही है? 8 1 ली जा रही है। यहाँ पे कितनी ली जा रही है? 6 2 का रेशो लिया जा रहा है। यहाँ पे कितना लिया जा रहा है? 4 3 का रेशो लिया जा रहा है। और यहाँ कितना है? 2 और 4 का रेशो लिया जा रहा है। इस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें एक रेशो ऐसा होगा यहाँ पे कि 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, और यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे मतलब कि जैसे 2 और इसके बाद 2.5 आ जाएगा। यहाँ ये वाला एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये कैसा पॉइंट होगा आपका पास? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मतलब कि यहाँ पे जितनी सेटिस्फेक्शन इस बंदे को यहाँ पे इस 5 यूनिट ऑफ एप्पल खरीदने से होती है, उतनी सेटिस्फाइड किससे हो रहा है? 2.5 यूनिट्स ऑफ मैंगो को लेने से हो रहा है। और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। ये इसका कैसे बन जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ये इक्वल सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या है कि एप्पल ज्यादा ले रहा है, मैंगो कम ले रहा है। और यहाँ पर एप्पल क्या कर रहा है? ये एप्पल ले रहा है कम कि मैंगो ले रहा है कम? एप्पल यहाँ पे 2 ले रहा है और मैंगो कितने ले रहा है? 4 ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये अलग इंडिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग इंडिफरेंस है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे मतलब जितना इसको ये एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी सेटिस्फेक्शन इसको किससे मिल रही है? मैंगो से। तो मतलब ये कंज्यूमर क्या करता है? मैक्सिमम टाइम ये ट्राई करता है कि मैं कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकूं। इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जो इनकम होगा।
अब आप बोलेंगे कि इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब है जो टोटल आपका रिमेनिंग बचता है, सेविंग माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या आपका? इनकम। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू टोटल द सम ऑफ सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। जो भी आपके पास सेविंग है प्लस एक्सपेंडिचर है वो आपका टोटल क्या है? दैट इज द टोटल ऑफ इनकम। क्योंकि आप इनकम, जब आपके पास इनकम है उसी से तो आपकी सेविंग हो रही है, उसी से आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है। वही हो रहा है ना। सेविंग क्या है? अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि सेविंग क्या है, सेविंग इज इक्वल टू आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज योर सेविंग। और एक्सपेंडिचर क्या है? अब एक्सपेंडिचर बताओ मेरे को। सेविंग, अभी देखो हमने क्या बताया, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, ये बताया मैंने। दूसरा पॉइंट क्या बताया? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर है दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट। क्या होगा ये? माइनस सेविंग क्या बनेगा? ये एक्सपेंडिचर क्या बनेगा? मतलब कि जो आपके पास है क्या रहेगा? इन टोटल इनकम आ गई, क्या आ गई? इनकम में से आपने क्या करा? खर्च क्या किया? सेविंग की खर्च। ठीक है, माइनस सेविंग दैट इज योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कि ऑटो उसमें से जो सेविंग में से जो आप माइनस इनकम माइनस सेविंग दैट इज योर एक्सपेंडिचर। जो आपने अदरवाइज तो सेविंग में जाना था ना वो सारा पैसा, और आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। जितना खर्च कर दिया सेविंग में से उतना आपका एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इसमें की पॉइंट्स थे इकोनॉमी के लिए। अब यहां से आगे हमारे पास है नेक्स्ट जो इनकम, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन इकोनॉमी में, वो आता है नेशनल इनकम। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? नेशनल इनकम। क्या होती है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी या विद इन अ कंट्री, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी टेरिटरी ऑफ द, विद इन दी टेरिटरी ऑफ अ नेशन। किसी राष्ट्र की टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम उसकी राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसके अगर राष्ट्रीय आय को मेजर करने की बात की जाए, किसकी बात की जाए? राष्ट्रीय आय को मेजर करने की बात की जाए, हम राष्ट्रीय आय को कैसे मेजर करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर है जिसमें कि हम क्या लिखते हैं? जीडीपी लिखते हैं। पहला पैरामीटर क्या लिखते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सकल घरेलू उत्पाद। क्या है ये सकल घरेलू उत्पाद? इसमें चलो आपने क्या लिखा कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी टेरिटरी ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ऑफ अ कंट्री by its resident or non-resident in a year is called GDP। क्या समझे आप इससे? बताओ, जीडीपी से क्या समझे? चलो, क्या बता रहा था मैं कि ये डेफिनेशन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या बताया है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है। ये पेपर में बहुत बारी एरर आता है। क्या आता है? बहुत बारी ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा। क्या होगा यहाँ पे? ऑल द फाइनल
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी, फाइनल होनी चाहिए वो। इंटरमीडिएट गुड्स तो इंटरमीडिएट भी हो सकती है ना, कैसे हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है, बट इसमें होनी कौन सी चाहिए, फाइनल। ठीक है, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं जो कि देश के नागरिक या जो देश के नागरिक नहीं है उनके द्वारा देश की सीमा के अंदर उत्पादित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्लियर? पर अभी भी क्लियर नहीं है। अभी इसमें एक चीज और ऐड होती है, ये मान लो कि इंडिया का मैप है, सपोज करो, है ना। अब इस इंडिया के मैप में यहाँ पर कोई फैक्ट्री पेप्सी की लगी है, यहाँ कोई फैक्ट्री मान लो कि एप्पल की लगी है ना, या इधर कोई और है, इधर कोई और है, ऐसे ऐसी ये फैक्ट्रियां अलग अलग लगी, कुछ यहाँ लोकल फैक्ट्री भी है लगी, सब जगह फैक्ट्रियां लगी है। ये इंडिया हो गया। और इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे क्या ऊपर कोई है, आपको पता है कि चाइना है, क्या है, चाइना। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ रेजिडेंट है या इनके रेजिडेंट हमारी कंट्री में काम करते होंगे, है ना। इसके बाद इधर को हमारे पास सपोज करो कि यहाँ पे दूर, मैं यहाँ पर नजदीक मैप में नजदीक दिखा रहा हूँ, पर ये अमेरिका है, सपोज करो ये क्या है, अमेरिका है। अमेरिका की कुछ कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एम्बेसी वगैरह, दिल्ली में यहाँ पर क्या हमारे पास अमेरिका की एम्बेसी भी है और आर्मी भी है, यहाँ पे आर्मी का कोई एरिया है, ठीक है, आर्मी भी यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी इंडियन आर्मी काम कर रही है। जैसे अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी काम कर रही थी, यूएसए आर्मी काम कर रही थी, ठीक है, और वो भी यहाँ पे क्या कर रही है, इंडियन आर्मी या एम्बेसी या मतलब कि आपका जो आर्मी है या एम्बेसी है, दोनों, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे अफगानिस्तान में काम कर रही है, वर्क कर रही है या रेजिडेंट है, वहां पे प्रोटेक्टिव वे में सेटल्ड है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां पे कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करती होगी, है ना। तो अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है बाहर के देश में जाके, तो भी क्या वो हमारे देश में काउंट करेगा उनका जीडीपी, या दूसरे करेगा, जिससे पूछूंगा तो वही बोलेगा, ठीक है, बताओ प्रकृति करेगा ये हमारे देश में। मतलब कि मैंने बताया ना कि रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, यही बताया ना। तो मान लो कि हमारे देश का नागरिक, देश का यानी कि भारत से, यहाँ से मान लो कि सचिन चला गया और यहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है, डरबन में, डरबन शहर में काम कर रहा है लड़का, ठीक है। और डरबन शहर में, और ये ऐसे नहीं गया इंडिविजुअल बिजनेसमैन की तरह नहीं गया, ये कैसे गया, एक एम्बेसी में, यहाँ पे डरबन एम्बेसी में गया ये बंदा, किस में गया, एम्बेसी में गया है, ठीक है। और इस एम्बेसी में क्या ये और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब कि देश के नागरिक के होने नाते इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर इनके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा, क्योंकि ये तो भारत का नागरिक है, तो क्या इस इनके द्वारा जितना भी यहाँ पे आउटपुट किया जाता है या प्रोडक्शन होता है, क्या वो भारत देश के जीडीपी में शामिल होगा या नहीं होगा, होगा, लकी नहीं होगा, इधर सचिन, इधर इधर राजकुमारी, क्यों नहीं होगा सचिन, सर क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, इसलिए तो यहाँ भारत में तो है नॉन रेजिडेंट, ये तो कर रहे हैं, इनका भी तो इंक्लूड कर रहे हैं हम। जो ये यहाँ पे पैदावार करे, क्या इनका वहां पे होगा अमेरिका में, नहीं होगा। अगर अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पे काम करिए भारत में, तो उनका होगा अमेरिका में। इसमें एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो कि एम्बेसी है, ठीक है, या दूसरा आपका आर्मी है, ठीक है, ये दोनों, अगर ये दोनों आउट ऑफ कंट्री, मैंने बताया विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, अगर ये आउट ऑफ कंट्री भी काम कर रहे हैं, तो इनके द्वारा किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत, मतलब उसी देश में जुड़ेगी जिस देश की ये एम्बेसी होगी। ये भी अब आजकल ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है जीडीपी में, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती उतनी ज्यादा, अब ये वाला पूछा जाता है कि क्या ये शामिल हो किया जाएगा, इस तरह से पूछा है। इसमें दो स्टेटमेंट होती थी बना के ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तब जाके ये आपका याद रखना कि कौन सा बोला मैंने, मतलब कि आर्मी प्लस, जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि भाई भारत देश में अमेरिका की एम्बेसी काम कर रही है, क्या कर रही है, भारत देश में
अमेरिका की एम्बेसी काम करती है तो क्या उनके द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियां भारत की जीडीपी का भाग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अमेरिका की होगी। लेकिन भारत के अमेरिका का एक नागरिक भारत में बिजनेस करता है और यहाँ पे उत्पादन करता है, तो क्या उसका क्या क्या बिजनेस भारत की जीडीपी में शामिल होगा? हाँ होगा। इंडिविजुअल का होगा लेकिन आर्मी और एम्बेसी का नहीं होगा। ये दो चीजें याद रखना, बस इतना सा डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? आर्मी और एम्बेसी का नहीं होगा और इंडिविजुअल का होगा। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं जीडीपी में। ठीक है, तो जीडीपी चलो, बाकी यहाँ से आगे कल करते हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं आज 1 बजे तक।